नमस्कार, आज हम देखने वाले हैं कि भूगोल विषय की सूक्ष्म शिक्षण की डायरी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन कार्य परिचय हो जाएगा, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ इसमें हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है, सूक्ष्म तथा शिक्षण। सूक्ष्म से तात्पर्य छोटे, गहन तथा शिक्षण से तात्पर्य है प्रशिक्षण के दौरान काम में दिया जाने वाले ज्ञान शिक्षण से है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जिसके द्वारा शिक्षक एक शिक्षण स्तर की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है। आगे हो जाएगा शिक्षण का आविष्कार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डवाइन डब्ल्यू एलन द्वारा किया गया और बाद में इसका उपयोग शिक्षा के सभी रूपों में शिक्षकों को विकसित करने के लिए किया गया। इसके बाद सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं आ जाएगी, जैसे डब्ल्यू एलन की परिभाषा, बुश की परिभाषा, एम शोर की परिभाषा हो जाएगी। फिर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया हो जाएगा, भी सूक्ष्म शिक्षण में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कला व्यवस्था के लिए तैयार करना। इस तकनीक की मदद से शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अराजक वातावरण का सामना किए बिना सिखाने का प्रयास करता है। तो पाठ्य योजना के निर्माण की बात करें, जिसमें शिक्षण प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ्य निर्माण, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि होती है। फिर आ जाएंगे सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत। ये कुछ इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत हो जाएंगे। आगे हम देखें तो सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं आ जाएगी उसके पश्चात। फिर सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति के बारे में कुछ कथन आ जाएंगे। फिर सूक्ष्म शिक्षण चक्र बना देंगे हम कुछ इस प्रकार से, जिसमें पहले पाठ्य योजना के बाद शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि, फिर पुनः योजना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि। इसके बाद में आ जाएगा, पहले प्रश्न कौशल ना करें, पहले करेंगे अपने प्रस्तावना कौशल। सबसे पहले होता है प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल बाद में होता है। सबसे पहले हम करेंगे प्रस्तावना कौशल। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो काम आपको सबसे पहले करना है वो करना है प्रस्तावना कौशल का। इसमें सबसे पहले प्रस्तावना कौशल की अवधारणा आ जाएगी, फिर प्रस्तावना कौशल के उद्देश्य आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे प्रस्तावना कौशल को रुचिकर बनाने के कुछ नियम, फिर प्रस्तावना कौशल के घटक एवं अंग हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं तो प्रस्तावना कौशल, जब हम कक्षा में प्रवेश करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ाना है वो हो जाता है हमारा प्रकरण। उस प्रकरण को समझाने के लिए जो हम सबसे पहले 4-5 प्रश्न पूछते हैं वो प्रस्तावना कौशल होता है। जैसे कि हम अभी यहाँ पर देखें तो ये हमारा प्रस्तावना कौशल है भूगोल विषय का, कक्षा 9 का, और इसका प्रकरण है उदयपुर शहर। तो जैसे कि पहले हम प्रश्न पूछते हैं हमारे राज्य का क्या नाम है, तो बच्चे उत्तर देंगे राजस्थान। फिर दूसरा प्रश्न हम पूछ लेंगे, यहीं से स्टार्ट होगा दूसरा प्रश्न, जहाँ पे पहला प्रश्न समाप्त होता है वहीं से दूसरा प्रश्न स्टार्ट होगा। राजस्थान में सर्वाधिक कौन से खनिज पाए जाते हैं, वो आंसर दे देंगे चांदी। फिर हम कहेंगे चांदी का उत्पादन कहाँ होता है, कोई बच्चा बता देगा कि जोबनेर में होता है। फिर हम प्रश्न पूछ लेंगे जोबनेर किस जिले में स्थित है, तो बच्चे कहेंगे उदयपुर में। फिर हम बोलेंगे उदयपुर जिले के बारे में आप क्या जानते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा, तो वो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा काफ़ी बच्चों के लिए। तो फिर हम बच्चों को बोल देंगे अच्छा बच्चों चलो आज अपने उदयपुर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार ये प्रस्तावना कौशल हो जाएगा। फिर नीचे ये कौशल के घटक है जो आपको कुछ नहीं भरना है, ये अध्यापक भरता है जो आपकी ये डायरी जाँच करेगा। फिर उसके बाद में है प्रस्तावना कौशल दूसरा भूगोल विषय का, कक्षा 8 का, जिसमें हमारा प्रकरण है राजस्थान की मृदा। इसमें भी हमें कुछ ऐसे ही करेंगे, पहले अपने बच्चों से 4-5 प्रश्न पूछते हैं जो कि प्रस्तावना कौशल होते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न हो गया, मानव पृथ्वी पर कहाँ निवास करता है, तो बच्चे उत्तर दे देंगे धरातल पर। धरातल पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, तो बच्चे कहेंगे मिट्टी या मृदा। तो मृदा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो बच्चे कहेंगे कृषि के लिए। कृषि के लिए किस प्रकार की मृदा अधिक उपयोगी है, तो आंसर आ जाएगा उपजाऊ मृदा।
तो 5वां प्रश्न या 6ठा प्रश्न जो भी है वो हो जाएगा कि मृदा की राजस्थान की मृदा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया हमारा। तो आगे जो उद्देश्य कथन है उसमें आ जाएगा कि अच्छा बच्चों, आज अपने राजस्थान की मृदा के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर आपको कौशल के घटक में आपको कुछ नहीं लिखना है। तो इस प्रकार ये हमारा प्रस्तावना कौशल हो जाता है। तो जैसे ही हमारा प्रस्तावना कौशल समाप्त होता है उसके बाद आप या तो व्याख्या कौशल करेंगे या फिर करेंगे श्यामपट्ट कौशल। व्याख्या कौशल जैसे हिंदी जैसे विषय होते हैं, हिंदी इतिहास जैसे इस प्रकार के विषय उसमें व्याख्या कौशल हो जाता है। और जो श्यामपट्ट कौशल है वो हो जाएगा अपने जैसे गणित या विज्ञान जैसे विषय इनके लिए। तो व्याख्या कौशल में सबसे पहले व्याख्या कौशल की परिभाषा आ जाएगी, फिर व्याख्या कौशल के घटक आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा अवांछित व्यवहार जैसे कुछ, फिर हमारे यहाँ पे व्याख्या कौशल आ जाता है। व्याख्या कौशल के बारे में अगर बताएं तो व्याख्या कौशल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसमें व्याख्या की जाती है किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे जल यहाँ पे हमारा प्रकरण है तो जल के बारे में व्याख्या की जाएगी। तो भूगोल विषय है, कक्षा 9 का है ये। और व्याख्या कौशल में देखिए शिक्षक क्रिया में जल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा प्रस्तावना कौशल का प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है प्रस्तावना कौशल का वो है। तो इस समस्यात्मक प्रश्न का इसका हम उत्तर दे रहे हैं। तो व्याख्या हो जाएगी, पृथ्वी के 1/2/3 भाग पर जल विद्यमान है और यह जल महासागरों, झीलों, नदियों और तालाबों में पाया जाता है। जल हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, जल ही जीवन है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जो व्याख्या होती है उस प्रकरण की वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और ऊपर छात्र क्रिया में आ जाएगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में अगर कुछ लिखने लायक है तो लिखेंगे भी। और अगेन आपको यहाँ पे कौशल के घटक में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, ये टीचर भरता है जो आपकी डायरी जांच करेगा। फिर एक व्याख्या कौशल हम और देख लेते हैं जिसमें भूगोल विषय का है, कक्षा 9 का ही है, प्रकरण है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के बारे में हम यहाँ पे कुछ व्याख्या कर देंगे। जैसे यहाँ पे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में है। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या कौशल में आपको यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखने हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये प्रश्न आपको व्याख्या कौशल में नहीं लिखने हैं, ठीक है। व्याख्या कौशल में प्रश्न नहीं लिखेंगे, व्याख्या कौशल में केवल व्याख्या होगी। और छात्र क्रिया में आएगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। कौशल के घटक में आपको फिर उसे कुछ भी नहीं लिखना है। इसके बाद हम श्यामपट्ट कौशल करते हैं। श्यामपट्ट कौशल, हाँ अगेन ये श्यामपट्ट कौशल आ जाएगा, श्यामपट्ट लेखन कौशल। इसमें श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बता दिया यहाँ पर। फिर श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग आपको किस प्रकार करना है। जैसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो मैं बता दूँ कि विषय की प्रारंभिक सूचनाएं देने में सहायक है। विषय की व्याख्या और विश्लेषण करने में श्यामपट्ट कौशल का उपयोग, चित्र बनाने में, छात्रों की लेखन योग्यता का विकास करने में, श्यामपट्ट सार लिखने में सहायक है, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार कुछ पॉइंट हो जाएंगे। फिर श्यामपट्ट कौशल का जब आप उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ सावधानी भी आपको रखनी पड़ती है। जैसे कि श्यामपट्ट का प्रयोग करते अध्यापक ही करता है और श्यामपट्ट ऊपर से नीचे की तरफ साफ किया जाता है। रंगीन चौक का प्रयोग आप कर सकते हैं। श्यामपट्ट के एक और खड़े होकर लिखें, लिखने के साथ साथ वाचन भी करें। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है। आपका जब फाइनल लेसन होता है तो यही चीज़ें आपकी चेक की जाती है कि आप बोर्ड को किस प्रकार साफ कर रहे हैं, आप किस तरफ बोर्ड के सामने आके लिख रहे हैं या एक साइड में खड़े होकर बोर्ड में लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी चेक की जाती है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में आपको यहाँ पे ब्लैक चार्ट चिपकाना होता है जिसके ऊपर पेन से लिखा हुआ होता है जो भी आपको श्यामपट्ट पर लिखना है। जो आपका प्रकरण है उसके बारे में लिखा होता है श्यामपट्ट पर। गणित है, जैसे त्रिभुज है तो आप त्रिभुज बना देंगे, और कोई और विषय है तो उसके बारे में आप श्यामपट्ट पर लिख कर यहाँ पर चिपका देंगे। और विद्यार्थी क्रिया में अगेन वही आ जाएगी, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। कौशल के घटक में आपको कुछ नहीं लिखना है। दूसरा श्यामपट्ट कौशल हम देखें, यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमारा प्रकरण है कक्षा 9 का भूगोल का। तो ये श्यामपट्ट कौशल जो आपको प्रकरण है वो आप लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। और कौशल के घटक में आपको कुछ नहीं लिखना है।
जैसे ही आप प्रस्तावना कौशल कर लें, फिर आप कर लें व्याख्या कौशल, फिर शामपट कौशल, और उसके बाद आप करते हैं प्रश्न कौशल। इसके बाद हमारा आ जाएगा प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में सबसे पहले प्रश्न कौशल की अवधारणा, फिर प्रश्नों की विशेषताएं, फिर प्रश्न कौशल के उद्देश्य, फिर प्रश्न कौशल के घटक एवं अंग आ जाएंगे, और उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में बेसिकली हम जो टॉपिक हमने पढ़ाया है, जो हमारा प्रकरण है, उसके बारे में बच्चों से 5-6 प्रश्न पूछते हैं, जिनके उत्तर बच्चे सामान्यतः देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन बच्चे ने यहाँ पे 5वां प्रश्न लिखा है कि पृथ्वी की संरचना के बारे में आप क्या समझते हैं, और यहाँ पे समस्यात्मक लिख दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है, समस्यात्मक प्रश्न प्रश्न कौशल में नहीं आते हैं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो भी उत्तर आप पूछेंगे उनके आंसर बच्चों को देने हैं। अगर आप यहाँ पे समस्यात्मक लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने जो पढ़ाया है बच्चों को समझ में नहीं आया है, तो इसलिए समस्यात्मक प्रश्न ना लिखें। जो प्रश्न लिखे हैं उनके आंसर बच्चे देंगे, और बच्चे जब आंसर देंगे तो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उसी को हम पुनर्बलन बोलते हैं। तो जैसे बच्चों ने कहा देखिए पृथ्वी की संरचना कितने परतों से मिलकर बनी है, आपने प्रश्न पूछा, बच्चों ने कहा 3 परतें, तो आप उनको कहेंगे शाबाश या वेरी गुड या अच्छा है, तो वो उनका पुनर्बलन कौशल के अंदर आ जाता है। इसी प्रकार हम बच्चों से 5-6 प्रश्न पूछेंगे, उनके उत्तर बच्चे देंगे, ये हमारा प्रश्न कौशल हो जाएगा। और उसके बाद में जो आप प्रतिक्रिया देंगे, शाबाश, अच्छा है, बच्चा बहुत बढ़िया, तो ये सब पुनर्बलन हो जाएगा, जो हम आगे देखेंगे अभी पुनर्बलन कौशल भी। तो दूसरा प्रश्न कौशल इसी प्रकार हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न नहीं होता है पुनर्बलन प्रश्न कौशल के अंदर। तो आप 4-5 प्रश्न पूछते हैं प्रकरण के बारे में, प्रश्न आप कुछ भी पूछ सकते हैं, नॉर्मल प्रश्न होने चाहिए, जो बच्चों को पता हो, जो आपने बताया है वही। उसके बाद हम देखेंगे अभी पुनर्बलन कौशल। इसके बाद हमारा है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल की सबसे पहले अवधारणा आ जाएगी, फिर हम नीचे चले तो यहाँ पर पुनर्बलन कौशल के प्रकार आ जाएंगे, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा पुनर्बलन कौशल। तो यहाँ पर ये पुनर्बलन कौशल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये भूगोल का विषय है, कक्षा 9th का प्रकरण हो जाएगा भारत की भौतिक संरचना। तो यहाँ पे शिक्षक ने प्रश्न पूछा कि भौतिक विभिन्नताओं की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया। विद्यार्थी ने उत्तर दे दिया 5 भागों में। तो फिर यहाँ पे एक थर्ड कॉलम और आएगा, जिसमें लिखा जाएगा शिक्षक क्रिया, पहले शिक्षक क्रिया, फिर छात्र क्रिया, फिर एक और शिक्षक क्रिया आ जाएगा, जिसमें आप बच्चों कहेंगे अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस प्रकार आप उनको प्रोत्साहन देंगे उसको। अगर बच्चे ने गलत उत्तर दिया है तो आप उसको नकारात्मक पुनर्बलन भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर थर्ड कॉलम और बना देंगे, जिसमें लिखा जाएगा छात्र क्रिया, और यहाँ पर आप उनको पुनर्बलन के लिए जो भी प्रतिक्रिया आपकी होगी वो यहाँ पर लिखी जाएगी, अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया होती है वो यहाँ पर। आप देखिए गणित विषय का पुनर्बलन कौशल है, जिसमें प्रकरण है ज्यामितीय अवधारणाएं। बेसिकली हमें यहाँ पे देखना है कि पहले शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है और उसके बाद छात्र उत्तर दे रहा है, फिर शिक्षक का आंसर आ रहा है अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न पूछने के बाद में शिक्षक कह रहे हैं शाबाश, तीसरा प्रश्न पूछने के बाद में बिल्कुल सही, चौथा प्रश्न पूछने के बाद में ठीक है। तो इसी प्रकार पुनर्बलन कौशल होता है। उसके बाद उद्देश्य कथन आ जाता है कि अच्छा बच्चों, आज अपने इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक या कुछ भी। तो इस प्रकार आपको पुनर्बलन कौशल तैयार करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।